हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेलेक्टिव क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस पर, जिसे आप लोग अपने 19 तारीख के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। मेरे पहले के बनाए गए जो वीडियोज़ हैं उन्हें भी आप लोग लास्ट टाइम में देख लीजिए, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जो कम टाइम में रैपिड रिवीजन के लिए लाभदायक हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उस तार्किक क्रम में लगाइए जिसमें पीटी बर्जर ने उसकी व्याख्या की है। तो बर्जर और लकमैन एक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव के थिंकर हैं और उन लोगों ने जो टर्म यूज किए हैं वो है स्वभावगत, संस्थागत, वैधीकरण और बाह्यकरण। ये टर्म्स उन्होंने यूज किए हैं। पहला है स्वभावगत, संस्थागत, वैधीकरण और बाह्यकरण। बर्जर और लकमैन की पुस्तक जो है पूछी भी गई थी एक अभी पीजीटी के एग्ज़ाम में, तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, इन्हें याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित श्रेणियों में से किसे अल्थोजर की तार्किक स्थिति के उपाय के रूप में रखा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है, पहली बात तो अल्थोजर एक फ्रांसीसी मार्क्सिस्ट अप्रोच के थिंकर हैं, तो ये आपको पता ही होगा। तो जो इनकी व्याख्या की जाएगी वो इस तरह से कि इन्होंने शिक्षा पर जो है और परिवार पर और धर्म पर जोर दिया था, स्टेट ब्यूरोक्रेसी पर फोकस नहीं किया था। तो ऑप्शन सी हो जाता है, 1, 2, 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, गारफिंकल ने लोक विधि विज्ञान की अपनी व्याख्या में किस विधि का उपयोग किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इन्होंने जो है डॉक्यूमेंट्री मेथड का भी यूज किया है, डॉक्यूमेंट्री मेथड का यूज किया है, यानी प्रलेखी विधि का यूज किया है, प्रच्छेदन यानी ब्रीचिंग मेथड का यूज किया है, और दृष्टिकोण की पारस्परिकता पर भी फोकस किया है, और अदर कंसेप्ट भी लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें सही हो जाती हैं। चौथा क्वेश्चन, हेबरमास ने किस संकट का उल्लेख सबसे ज़्यादा किया है। तो पहला है आर्थिक, वैधानिक, राजनीतिक, विवेक। तो देखिए विवेक संकट, अच्छा क्रम से लगाना नीचे, आर्थिक, राजनीतिक और विवेक का संकट। तो इसमें उन्होंने आर्थिक संकट की बात करी, वैधानिक संकट की बात करी और विवेक के संकट की बात करी। इकोनॉमिक क्राइसिस, लेजिटिमेट क्राइसिस और विवेक के संकट की बात करी है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आता है, 5 आता है। इसे देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एर्विंग गॉफमैन ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो नहीं लिखे इसलिए पूछा है। रिलेशन इन पब्लिक, ये पुस्तक इनकी नहीं है। बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस, ये भी पुस्तक नहीं है। फॉर्म्स ऑफ टॉक, ये भी इनकी पुस्तक नहीं है। सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म, ये इनकी पुस्तक है। तो 1, 2, 3 पुस्तकें इनकी नहीं हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए। और जो लोग छत्तीसगढ़ के लिए या राजस्थान के लिए पेड ग्रुप लेना चाहते हैं वो कॉल करें। गिडिंग्स ने सोक्रल सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया। तो ऑप्शन है इसका दोहरा व्याख्यात्मक। उन्होंने बाइनरी अपोजिशन या द्वैधता के सिद्धांत को शामिल किया था अपने संरचनाकरण के सिद्धांत में। अगला, किसने जीवन, विश्व, लाइफ वर्ड, ये टर्म आते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि 3 घटना, संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व में अंतर स्पष्ट किया। तो हेबरमास ने। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 8, गिडिंग्स की क्षेत्रीयता की संकल्पना में क्या शामिल नहीं है। तो इसमें कहते हैं संबंधों का जन्म समय के ही नहीं स्थान के भी पार होता है, ये ऑप्शन सही होगा। टाइम और स्पेस की बात करते हैं। जब भी गिडिंग्स आए तो टाइम एंड स्पेस पर फोकस करिए। अगला, राष्ट्रवाद की परिभाषा देते हुए AR देसाई किन किन बातों पर मतलब कौन कौन से थिंकरों से प्रभावित हैं। तो देखिए EH कार से वो बहुत ठीक तरीके से प्रभावित हैं। अगला कंसेप्ट है जिनको मैच कराना है। तो पहले का पहला, लर्नर अविकसित का विकास की बात करते हैं, और उसके बाद हौसले लिड्स बात करते हैं
विश्व प्रणाली का, और एजी फ्रैंक आदर्श प्रकार की बात करते हैं, और वाल्स्टाइन ये प्रसार की बात करते हैं। तो ऑप्शन इस तरह से हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, डीपी मुखर्जी के जो कथन है इनमें से कौन एक गलत है। पहला पॉइंट है, उन्होंने बोली उपागम का उपयोग किया, तो ये सही है। उन्होंने मार्क्स, तिलथे और वेदांत के उपागम को मिला दिया, सही है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक परंपराओं के बीच में अंतर किया, ये भी ठीक है। आधुनिकता को स्वतंत्र परंपरा के रूप में समझा, नहीं, स्वतंत्र परंपरा के रूप में नहीं समझा, तभी तो एक डायलेक्टिकलिज्म की बात करी है। 12 नंबर पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि जनांकिकी संक्रमण के बारे में सही कथन बताना है। उच्च प्रजनन, निम्न मृत्यु, उच्च जनसंख्या वृद्धि उसका अंग है, ठीक है। निम्न मृत्यु संख्या, मृत्यु संख्या से उच्च प्रजनन तक, ये भी उसका अंग है। उच्च प्रजनन, उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु संख्या तथा निम्न प्रजननता, इसमें बाद में पिछड़ा वाला है, ये गलत है। 13 नंबर, माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन लेते हैं, अंकगणितीय सकारात्मक स्थिर जनसंख्या का नहीं लेते हैं, स्टेबल पॉपुलेशन की नहीं लेते हैं, यही गलत है। 14 नंबर पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जो अशोधित मृत्यु दर है उसमें आता है संपूर्ण जनसंख्या के लिए परिकलित किसी जनसांख्यिकी घटना की दर, ठीक है, पहले का चौथा सही हो गया। फिर सामान्य प्रजनन दर में आएगा कि 15 से 44 और 15 से 49 साल तक के लोगों के लिए 1000 महिलाओं पर जीवित जन्म की संख्या। शिशु मृत्यु दर 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म संख्या, एक 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म संख्या, यह आएगा जन्म दर में, और मृत्यु दर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनसंख्या का पिरामिड का क्वेश्चन आ गया। जनसंख्या के पिरामिड से क्या मतलब है, तो यहाँ पर देखिए आश्रितता की समस्या, जन्म और मृत्यु दर, विभिन्न उम्र और लिंग अनुपात, ये भी ठीक है। और चौथा जन्म के समय अनुमानित जीवन प्रत्याशा, ये भी सही है। तो ABCD सब सही हो जाते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें फ्रॉम पॉपुलेशन टू पीपल, पहले का पहला सही है। जेंडर इनक्वालिटी एंड डेमोग्राफिक बिहेवियर, सॉरी, जो इसका सही होगा फ्रॉम पॉपुलेशन टू पीपल, ये पहले का चौथा सही होगा, यानी बोस, बेसिकली आशीष बोस लिखा है ये। और दूसरे का जेंडर इनक्वालिटी एंड डेमोग्राफिक बिहेवियर, ये सही होगा देसाई का। NSA प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये माल्थस की है। और रेगुलेटरी रिप्रोडक्शन इन इंडियन पॉपुलेशन, ये S देसाई की है। तो इस तरह से ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कहा जा रहा है कि मिलान करिए। देखिए विचलन जो है अति अनुरूपता आता है, पहले का दूसरा, तो इस तरह तो देखो सही हो गया। इसे ही कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, अफराद कानून के विरुद्ध आचरण, और उसके बाद विसंगति, सामाजिक मानदंडों का अभाव, और फिर स्वविरक्तता, परकीकरण, खुद ही अलग हो जाना।
18 नंबर क्वेश्चन, जोखिम समाज की बात कौन करता है? उल्रिच बेक, रेस सोसाइटी। अगला क्वेश्चन, मिलान करना है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों एवं लोगों की उत्तरजीविता के बीच संघर्ष के पारिस्थितिकी आंदोलन उभर रहे हैं। ठीक। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का अवक्षय तथा पर्यावरणीय अवक्रमण के लिए जनसंख्या में वृद्धि जिम्मेदार है। तो इसका जो है पहला तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, आर सही है। टालकट पार्सन्स ने मरीजों के लिए रुग्ण भूमिका स्तंभों का उल्लेख किया है ना? तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? देखिए, पहला, बीमारी ग्रसित होने के लिए रुग्ण भूमिका व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं है। ठीक। दूसरा, अपनी बीमारी के लिए व्यक्ति जिम्मेदार है। गलत। रुग्ण व्यक्ति कुछ अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार है। ठीक। रुग्ण व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ के लिए चिकित्सा से अधिक परामर्श करना पड़ता है। सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही है। अगला, प्रौद्योगिकी प्रगति तेजी से हो रही है। 21 नंबर। ठीक है। उच्च यह सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के रूप में ज्ञात दूरसंचार और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी प्रसार के कारण हुआ है। दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। 22 नंबर, विज्ञान के पदक्रम से कौन कौन नहीं जुड़ा हुआ है? तो देखिए, फूकोल्ट से संबंधित हैं। ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल जो है हायरार्किकल नॉलेज, हाँ, फूको नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर में आते हैं। देखिए, सेक्सुअलिटी की बात करते हैं फूकोल्ट, जोखिम समाज उल्रिच बेक करते हैं, संचरण कार्य की बात वो करते हैं, अति यथार्थता बॉडीलार्ड करते हैं। तो पहले का दूसरा, बी का 1, सी का 4, डी का 3। अगला क्वेश्चन है, जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक प्रथाओं और भेदभावों का उदाहरण है। ये कंसेप्ट किसका है? ये जीन बॉडीलार्ड का है। विश्व विकास शिखर सम्मेलन 1995 द्वारा सामाजिक विकास के उद्देश्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है? आर्थिक संरक्षणवाद को भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अगला 26 नंबर, इससे देखते हैं। इसमें देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये तो आई थी 1986 में, उसके बाद अब भाई नई आई है। ठीक है, नई नीति कितने साल बाद आई है आपको पता रहना चाहिए। ठीक। फिर उसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये 1988 में आया है। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई है? ये लगेगा 2002। राष्ट्रीय महिला विकास कार्यक्रम 2001 में। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही हो गया। 27 नंबर पर आते हैं। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है महिला सशक्तिकरण से। पहले का दूसरा सही है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो गया डायरेक्ट। बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। 28 नंबर पर आते हैं। प्रतिदिन के जीवन के अंतः आत्मनिष्ठ चेतना के बारे में कौन जोर देता है? तो इसका है फेनोमेनोलॉजिस्ट, जो डेली घटनाओं पर ध्यान देते हैं। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सी बात पीटर और बर्जर लकमैन के ज्ञान को रेखांकित करने के लिए सही नहीं है? वे कहते हैं कि वे ज्ञान की विधिमान्यता से काफ़ी चिंतित हैं। बिल्कुल नहीं, लेजिटिमेसी से बिल्कुल चिंतित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र के शोड्स के सिद्धांत के त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में समझा जाता है? तो इसमें जीवन विश्व, अंतरात्मनिष्ठता, प्राकृतिक अभिवृत्ति, ये 3 चीज़ें शामिल हैं।